हेलो फ्रेंड्स। मैं पुण्यचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ ये आज का क्वेश्चन सेट बनाया गया है, जो कि स्पेशली माइन वर्किंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड आखिरी तक ज़रूर देखें, और जो लोग चैनल में नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंच फेल्योर इन ओपनकास्ट माइन मेनली ऑकर्स ड्यू टू डैश। ओपनकास्ट माइंस में जो बेंच फेल्योर होता है मेनली किस रीजन के वजह से होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंक्रीज्ड पाउडर फैक्टर। इंक्रीज्ड पाउडर फैक्टर यानी कि पाउडर फैक्टर तो जानते हैं कि ब्लास्टिंग का ये एक केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पाउडर फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर बढ़ने से ऑप्शन बी बोल रहा है कि वीक स्ट्रेटा, वाटर इनग्रेस, स्टीप एंगल, यानी कि जो बेंच है, जिस स्ट्रेटा का जो कंडीशन है, जो बेंच का कंडीशन है वो वीक स्ट्रेटा से बना हुआ है। वीक यानी कि जो ना उतना स्ट्रांग नहीं है। वाटर इनग्रेस, स्टीप एंगल, उसका एंगल बहुत ही स्टीप है और उसमें वाटर इनग्रेस है। वाटर इनग्रेस मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि पत्थर का बीच में से पानी निकलने वाला सिनारियो देखने को मिलता है, वो वाला जो सिनारियो है उसको वाटर इनग्रेस बोलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक्सेसिव ब्लास्टिंग, यानी कि बहुत नंबर ऑफ ब्लास्टिंग एक बेंच में ज़्यादा होने से। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी ऑप्शन बेंच फेलियर का रीजन होते हैं ओपनकास्ट माइंस में। तो इससे ये जो ऑप्शंस चारों हैं उनमें से सही आंसर क्या है? मेनली क्यों ओपनकास्ट माइंस में बेंच फेलियर होता है या होने का चांस रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वीक स्ट्रेटा, वाटर इनग्रेस, स्टीप एंगल, ये सब वजह होता है बेंच फेलियर होने का। पाउडर पर फैक्टर इंक्रीज होने से थोड़ी बेंच फेलियर हो जाएगा। पाउडर फैक्टर अगर ज़्यादा है, यानी कि हम 1 kg एक्सप्लोसिव यूज करके कितना टन मटेरियल निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं पाउडर फैक्टर। तो अगर 1 kg एक्सप्लोसिव यूज करके ज़्यादा मेटल निकाल पा रहे हैं, तो उससे बेंच फेल्योर होने का चांस क्या है? बेंच फेल्योर होने का रीजन ये ऑप्शन बी में जो जो चीज़ लिखा गया है ये सब है बेंच फेल्योर होने का रीजन। वीक स्ट्रेटा, वाटर इनग्रेस और स्टीप एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट इंटेंसिटी ऑफ एवीए। एवीए यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑडियो विजुअल अलार्म का जो लाइट इंटेंसिटी रहता है, जो लाइट निकलता है, उसका जो इंटेंसिटी शाल नॉट बी लेस देन डैश व्हेन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 mm फ्रॉम द यूनिट। यानी कि एवीए जो फिक्स होता है डंपर में, ऑडियो विजुअल अलार्म, तो जहाँ पे वो यूनिट है, जहाँ पे एवीए लगाया गया है, उससे 300 mm डिस्टेंस से अगर हम मेजरमेंट करते हैं, 300 mm, ठीक है, मीटर नहीं, मिलीमीटर, 300 mm डिस्टेंस से अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसका लाइट इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, उसका प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू कितना है? समझ गए? मान लीजिए कि ये है आपका डंपर, ये आपका डंपर है, यहाँ पे वी लगाया गया है ऑडियो विजुअल अलार्म। जब रिवर्स करता है, रिवर्सिंग के टाइम में जो ब्लिंक होता है, लाइट भी ब्लिंक होता है, प्लस टी 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 आवाज़ होता है, उसको बोलते हैं वी। तो ये जो यूनिट यहाँ पे है, ये यूनिट से अगर 300 mm डिस्टेंस में हम मेजर करेंगे इस लाइट को, तो इसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, कितना लक्स होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? 100 लक्स, 300 लक्स, 150 लक्स
25 लॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 300 लॉक्स। ठीक है, ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है डीजीएमएस सर्कुलर कि लाइट इंटेंसिटी ऑफ एबीएस आल नॉट बी लेस देन 300 लॉक्स व्हेन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 mm फ्रॉम द यूनिट। ठीक है, इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर ट्रिगर ऑफ डंप कोलैप्स इज डैश। डंप कोलैप्स होने का, डंप वेस्ट डंप आप जानते हैं हम लोग, ओवरबर्डन को या रिजेक्ट मटेरियल को डंप करके रखते हैं। तो डंप कोलैप्स होने का मेजर ट्रिगर क्या है? कौन सा चीज एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा भूमिका निभाता है डंप कोलैप्स होने का? ऑप्शंस क्या क्या है? डस्ट, हीट, रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, ब्लास्टिंग। तो इनमें से सही आंसर क्या है? डंप कोलैप्स होने का मेजर ट्रिगर क्या है? रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन। रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा डंप है, ये हमारा डंप है, ठीक है। तो जब रेन वाटर जो बारिश होता है, बारिश का पानी जो गिरता है, उसको हम लोग डिस्चार्ज करने के लिए अगर कुछ प्रोविज़न नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो रेनकट सब यहाँ मतलब देखने को मिल जाएगा। और जब रेनकट का जो होता है, जो धार उसका होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बारिश का पानी, उसको हम लोग डिस्चार्ज करने के लिए कुछ अगर नहीं किए हैं, कुछ प्रोविज़न नहीं किए हैं, तो उस रेनकट उसको वीक कर देता है डंप को, और डंप कोलैप्स होने का चांस रहता है। तो मेन ट्रिगर ऑफ डंप कोलैप्स इज रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डैमेज ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू माइनिंग is to be managed by suitable methods, procedures and policy is called डैश। ये बोल रहा है कि जो माइनिंग करते हैं तो कुछ हद तक तो एनवायरनमेंट को हम डैमेज कर ही रहे हैं, ये तो सच बात है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो उसका भी ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी करके और निकालेंगे और एनवायरनमेंट को डैमेज करते जाएंगे। तो उसके लिए गाइडलाइन है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। जैसे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जितना भी है, एयर हो गया, वाटर हो गया, नॉइज हो गया, ग्राउंड वाइब्रेशन हो गया, सभी के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को जो हम डैमेज तो पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक सुइटेबल प्रोसीजर रहता है, एक पॉलिसी रहता है, मेथड रहता है, जिससे जिससे कि हम लोग कंट्रोल्ड वे में माइनिंग करेंगे। यानी एनवायरनमेंट को तो डैमेज करेंगे लेकिन एक लिमिट के अंदर, ठीक है। तो कैसे वो चीज़ को हम कर पाएंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, उसके लिए जो प्रोसीजर, जिस पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर बना के उसको फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट ऑडिट, EIA, EMP, नॉन ऑफ दिच। EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EMP यानी कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर हम किसको फॉलो करके एनवायरनमेंट डैमेज को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, वो हो गया, उसका सही आंसर हो गया EMP, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बना के। EIA होने के बाद, EIA तो असेसमेंट हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट से कितना हद तक किस किस कैटेगरी में हम मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचेगा, उसका असेसमेंट होता है EIA के दौरान, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। लेकिन उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम EMP में डिस्क्राइब करवाते हैं, और EMP को फॉलो करके ही हम माइनिंग करते हैं। EMP यानी कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, EMP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट डॉम्प फेलियर। डॉम्प फेलियर जो होता है, कई तरह का डॉम्प फेलियर है, जैसे सर्कुलर फेलियर होता है, वेज फेलियर होता है, प्लेन फेलियर भी होता है, ठीक है।
कोई भी डंप फेलियर हो उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स काफ़ी सारा लिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है चारों, इनमें से कौन सा एक प्रिवेंटिव मेजर्स है डंप फेलियर को रोकने के लिए? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ओवर स्टीपेनिंग डंप्स। ओवर स्टीपेनिंग, स्टीप यानी कि बहुत ही, जैसे स्टीप का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए ये जो एंगल और ये एंगल के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, ये मान लीजिए लगभग 45 डिग्री के आसपास होगा, 45 टू 50 के आसपास होगा, 50 के आसपास। लेकिन ये जो थीटा, ये जो एंगल, ये लेकिन ये एंगल लगभग 75 70 टू 75 डिग्री के आसपास होगा। तो ये ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है। स्टीप ज़्यादा है मतलब ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवर स्टीपनिंग डंप्स, ये प्रिवेंटिव मेजर है क्या? ज़्यादा स्टीपनिंग करेंगे तो डंप फेलियर होने का चांस तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो ओवर स्टीपनिंग डंप तो होगा नहीं। ऑप्शन बी बोल रहे हैं रैंडम डंपिंग, यानी कि कहीं पे भी हम डंपिंग कर रहे हैं, वो उसका स्टार्टा कंडीशन कैसा है, वहाँ पे वाटर अकुमुलेशन हो रहा है क्या, वो जिस चीज़ को हम डंपिंग कर रहे हैं, जो ओवरबर्डन, वो किस टाइप का मटेरियल है, उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, वो सब चीज़ को असेस किए बिना हम रैंडमली डंपिंग कर रहे हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है क्या? नहीं। कंपैक्शन एंड टेरेसिंग, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। कंपैक्शन यानी कि जो हम डोजर चला के जहाँ पे हम डंपिंग कर रहे हैं उस एरिया को डोजर चला के हम पूरा कंपैक्ट करते हैं कि नहीं। फिर टेरेसिंग, टेरेसिंग यानी कि मतलब मान लीजिए 90 मीटर से ज़्यादा हाइट बढ़ गया है डंप का, तो उसको हम टेरेसिंग करते हैं, 30-30 मीटर का ऐसे टेरेसिंग करते हैं ना। जैसे मान लीजिए ऐसे डंप ना करके हम कैसे करते हैं डंप, ऐसे करके टेरेसिंग करते हैं ना, तो ये अलग एक, ये एक टेरेस है, ये एक टेरेस है, ये एक टेरेस है। तो इससे क्या होगा कि डॉम का हाइट पूरा एक नहीं रहेगा, पूरा मतलब टेरेसिंग नहीं करके, बेंचिंग नहीं करके हम अगर पूरा हाइट बढ़ा देंगे तो कोलैप्स होने का चांस है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, कॉम्पैक्शन एंड टेरेसिंग। इंक्रीज हाइट ऑफ द डंप, इंक्रीज हाइट ऑफ द डंप, अगर डंप का हाइट ही हम बढ़ा देंगे तो डंप फेलियर होने का चांस तो बढ़ जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर कौन सा हुआ? जो ऑप्शन सी में लिखा है, कंपैक्शन एंड टेरेसिंग। कंपैक्शन समझ गए ना, हम जो डोजर चला के टाइट करते हैं, जो मेटेरियल को हम डंपिंग कर रहे हैं उसको डोजर चला के टाइट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैक्शन, ठीक है। और टेरेसिंग तो समझ गए कि पूरा एक साथ एक हाइट ना रखे डंप को, अलग अलग बेंचिंग करना। तो एक जो उसमें जो बेंचिंग जो करते हैं, बेंच फॉर्मेशन करते हैं डंप में भी, उसको टेरेस बोलते हैं, और वो प्रोसेस को टेरेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा एक प्रिवेंटिव मेजर्स है डंप फेलियर के अगेंस्ट में? कंपैक्शन एंड टेरेसिंग, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। During inspection, an inspector found that suitable guards are not provided in moving parts of the machinery in a mine. इंस्पेक्शन के दौरान जो इंस्पेक्टर गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, वो देखे कि जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी है उसमें सुइटेबल गार्ड नहीं दिया गया है। ही में गिव कंट्रावेंशन फॉर द फाइंडिंग फॉर कंट्रावेंशन ऑफ व्हिच प्रोविजन। अगर ऐसा उनका नज़र में आया और वो कंट्रावेंशन देंगे तो उसके लिए कहाँ पे प्रोविजन है कि आपको मूविंग पार्ट्स में गार्ड देना है करके। तो कोई तो प्रोविजन होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तब जाके हम उसको वायोलेट किए करके वो हमको कंट्रावेंशन पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये प्रोविजन किस रेगुलेशन में दिया गया है, ये पूछ रहा है। रेगुलेशन 175, रेगुलेशन 174, रेगुलेशन 173, रेगुलेशन 170। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सा रेगुलेशन में ये प्रोविजन है कि अगर मूविंग पार्ट्स जितना भी होगा माइंस के अंदर, वो सबको हमको सुइटेबल गार्ड देना है। दोस्तों जो रेगुलेशन नंबर है ना, कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जो ब्लास्टिंग पार्ट है रेगुलेशन मतलब जो 160, 161, 162, 167, 164 ये सब ही देखना है, ऐसा नहीं है। रेगुलेशन नंबर, रूल नंबर, सेक्शन नंबर माइंस एक्ट का, वो सब आपको मतलब
याद रखना है, आपका तरीका अलग अलग हो सकता है याद रखने का, ठीक है, लेकिन उसको याद रखना है, क्योंकि ऐसा अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल तो बहुत कम आ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो आपको भी उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी रेगुलेशन 174 में दिया गया है एमएमआर का। आप देखे होंगे, जानते होंगे, अगर नहीं देखेंगे, नज़र नहीं डालेंगे तो डाल दीजिएगा। रेगुलेशन 174 में क्लियरली मेंशन है प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो इसी का कंट्रावेंशन हम कर रहे हैं, इसीलिए वो कंट्रावेंशन पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेशन 174, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजमहल ओपनकास्ट डंप डिजास्टर 2016 कॉज ड्यू टू, राजमहल ओपनकास्ट डंप डिजास्टर जो 2016 में हुआ था, वो किस वजह से हुआ था। अब उसके लिए उसके रिलेटेड सर्कुलर भी आया था, नोटिफिकेशन भी आया था। राजमहल जो ओपनकास्ट माइंस में डंप डिजास्टर हुआ था 2016 में, तो उसका रीजन क्या था, क्यों ये हुआ था डंप डिजास्टर। ऑप्शंस क्या क्या है, डस्ट, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन और कन्वेयर बेल्ट फेल्योर। किस वजह से ये डिजास्टर हुआ था। तो वो पढ़े होंगे 2016 का वो सर्कुलर, तो राजमहल ओपनकास्ट डंप डिजास्टर के बारे में ये हुआ था रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए। जो डंप में रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, उसके वजह से ही वो डिजास्टर हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एन एक्सप्लोसिव कलम to the blast hole diameter is known as dash, charge density ratio, poison ratio, decoupling ratio, none of these। तो बोल रहा है कि हम जो ब्लास्ट होल, मान लीजिए ये एक ब्लास्ट होल है, ठीक है, इसमें हम एक्सप्लोसिव डालते हैं, एक्सप्लोसिव का जो कैटरिज, तो ये जो एक्सप्लोसिव कैटरिज का डायमीटर और ये जो ब्लास्ट होल का ये जो डायमीटर, ये दोनों को बीच में जो रेशियो है, उस रेशियो को क्या बोलते हैं। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीकपलिंग रेशियो। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एन एक्सप्लोसिव कलम टू द ब्लास्ट होल डायमीटर इज नोन एज डीकपलिंग रेशियो। समझ गए ना क्या डीकपलिंग रेशियो है। हमारा जो ब्लास्ट होल है, ये ब्लास्ट होल है, ब्लास्ट होल का एक डायमीटर होगा, जो ड्रिल बिट का जो डायमीटर है वो हो गया हमारा ब्लास्ट होल का डायमीटर, क्योंकि ड्रिल बिट से ही ड्रिलिंग हुआ है ना। वो रेशियो और जो एक्सप्लोसिव का कैटरिज हम इंसर्ट करते हैं चार्जिंग के दौरान, उसका जो डायमीटर है, एक्सप्लोसिव कैटरिज का जो डायमीटर, ये दोनों के बीच में जो रेशियो है, इसको बोलते हैं डीकपलिंग रेशियो, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Every tank, reservoir or other dangerous place in a mine which has been formed as a result of connection with mining operation shall be kept securely dash। क्या बोल रहा है कि माइंस के अंदर जितने भी रिजर्वर है, टैंक है, या कोई भी डेंजरस प्लेस है, तो जो कि मतलब माइनिंग ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो सबको हमको क्या करना है। ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, बैरिकेटेड, गेटेड, फेंस्ड, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फेंस्ड। देखिए जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है ना, ये बहुत सोच समझ के लिखा गया है। आप ऐसे मत समझिएगा कि नहीं हाँ मीनिंग तो वही है, नहीं। स्टैट्यूटरी लैंग्वेज का लिखने का आप एक्ट रूल रेगुलेशन या सर्कुलर आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसको इतना मुश्किल तरीके से क्यों लिखा गया है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि कोई भी, क्योंकि देखिए ये सब स्टैट्यूटरी चीज़ है, मान लीजिए कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, तो जब कोर्ट में दोनों के बीच में बहस होता है, तो उसमें वकील लोग क्या करते हैं कि रूल क्या कह रहा है, क्या कहने को कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ छूट ना जाए, यानी कि कोई उस लैंग्वेज का गलत मतलब ना निकाल पाए, इसलिए ऐसा ही लिखा जाता है।
तो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को हम छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, स्टैट्यूटरी लिखा गया है कि वो सब सिक्वली फेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है, आप देखे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन था आज का सेट का। तो दोस्तों एग्जाम तो अभी बहुत मतलब पहुंच गया है, लगभग ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और इस टाइप का वीडियो भी आगे आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन ये कुछ पार्ट बच गया था मटेरियल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो सब भी अभी अपलोड होता जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सभी अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक यू।